ये गाड़ी कब सही होगी? रात के 12 बज गए हैं। कामिनी देवी अभी वो भीगे शब्दों में इतना ही बोली थी जब अविरल सिंह ने जोर से बोनट पर हाथ मारा। शट अप! अगर इतनी ही प्रॉब्लम होती है तो नौकरी मत किया करें। अपने घर वालों की नजरों के सामने रहा करें। जब नौकरी करने बाहर निकलती हो तब उन्हें नहीं पता होता कि तुम घर से बाहर जा रही हो और अकेली हो। रात के 12 बज गए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मेरी तरफ से कोई लेट नहीं हुआ है। और ज्यादा बकबक करके मेरा मूड खराब मत करो। कह दिया ना कि घर ड्रॉप कर दूंगा मैं। अविरल के दहाड़ने पर आहाना वर्मा होंठ भींचकर रोने लगी। शाम के 7 बजे से रात के 12 बज चुके थे। वो एक वीरान जगह पर फंसे हुए थे जहां सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अविरल ने कलाई में बंधी घड़ी में वक्त देखा। थकान से उसका भी बुरा हाल था। ऊपर से ये लड़की उसका दिमाग खराब कर चुकी थी। वो उसके दफ्तर में जॉब करती थी। काम ज्यादा होने की वजह से ओवरटाइम कर रही थी। अविरल ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की थी, जिस पर वो अब बुरी तरह पछता रहा था। वो नहीं जानता था कि रास्ते में बारिश इतनी बढ़ जाएगी और बीच सड़क पर यूं गाड़ी बंद हो जाएगी। मेरी कामिनी देवी मुझे नहीं छोड़ेंगी, मुझे जान से मार देंगी। तो ये मेरी प्रॉब्लम है? अविरल ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा। हम यहीं सारी रात खड़े नहीं रह सकते। अविरल ने भीगे बालों से पानी झटकते हुए कहा। तो फिर हम क्या करें? मैं घर कैसे जाऊंगी? आहाना फिर से रोने लगी। कंट्रोल, प्लीज कंट्रोल। ही आंसू बहाने तो बंद करो। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। वो एकदम गुस्से से तुनक कर बोला और एक तरफ बढ़ने लगा। अब खड़ी क्यों हो? चलो मेरे साथ। किधर? वो एकदम परेशान सी उसके पीछे लपकी। इतनी काली अंधेरी रात वो अकेले यहां नहीं रह सकती थी। अविरल फोन के अलग अलग बटन दबाता हुआ सिग्नल चेक कर रहा था, मगर सिग्नल लगातार गायब था। तूफानी बारिश ने सारे शहर की बिजली को बंद कर दिया था। वो एक पेड़ के घने साए के नीचे पहुंचे। तभी उनकी नज़र पेड़ के पीछे बने एक कॉटेज पर पड़ी। अविरल ने सुकून की सांस ली। कम से कम इस तूफानी बारिश में रुकने का कोई सहारा मिल गया था। वो सीधा कॉटेज में आया। दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा, अंदर कोई नहीं था। छोटा सा एक रूम का कॉटेज था। कोने में सीमेंट का ही एक बेड बना हुआ था। उसने आहाना को बैठने का इशारा कर दिया। उसका दिल पहले ही अपनी कामिनी देवी के बारे में सोच सोच कर बैठ चुका था। मैं अभी थोड़ी देर में वापस आया, तुम यहीं बैठो। आप आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे यहाँ छोड़कर तो नहीं जा रहे? आहाना ने घबरा कर पूछा। नहीं, जो मुसीबत खुद गले में डाली है उसे गले से उतार कर ही जाऊंगा। फिक्र मत करो, कुछ भी हो जाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। इतनी गैरत है मुझ में कि किसी लड़की को बीच राह में, वो भी इस तूफानी मौसम में, अकेला नहीं छोड़ सकता। संजीदगी से कहता हुआ वो पलटा तो वो डर से इधर उधर देखती खुद में सिमटती जा रही थी। कुछ देर के बाद ही अविरल आता दिखाई दिया, बुरी तरह भीगा हुआ। कपड़ों से पानी टपक रहा था। वो लगातार गाड़ी से बाहर निकलकर चेक करने में लगा हुआ था कि आखिर खराबी क्या थी। उसे ठंड लग रही थी। आहाना को उस इंसान पर तरस आने लगा जो सिर्फ उसकी खातिर इतनी तकलीफ उठा रहा था। कोई रिश्ता नहीं था, बस इंसानियत के नाते। वो करीब आया। हाथ में कुछ चिप्स, आधी पी हुई कोक की बोतल और एक डिब्बे में बिस्किट थे। उसने वो सारी चीजें आहाना के आगे रख दी। खा लो, उसे गंभीरता से कहते हुए वो थोड़ी दूर पर बने एक चबूतरे पर टिककर उकड़ू बैठ गया। अहाना ने एक नज़र उस इंसान को देखा जिसके गुस्से और सख्त मिजाजी के किस्से पूरे ऑफिस में मशहूर थे। बिना कुछ कहे वो उसके लिए खाने का सामान ले आया था। आपका घर इतनी दूर वीराने से होकर आता है? क्या किसी पास की जगह नौकरी नहीं कर सकती थीं? अविरल हैरान था। पास में ऐसा कोई संस्थान नहीं है, आहाना ने शांत स्वर में जवाब दिया। और तुम्हारी कामिनी देवी क्या सिंड्रेला की सौतेली माँ जैसी हैं, जिनसे इतना डर लगता है तुम्हें? वो बहुत सख्त है। अगर असली कहानी सुनाऊं तो वो कभी खत्म ही ना हो। अगर इतनी सख्त है तो तुम्हें नौकरी की इजाज़त क्यों दी? क्या उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आम हालात में 1000 तरह की इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो सकती हैं? वो ये सब नहीं समझती। उन्हें तो बस पैसा। उसने मुश्किल से अपने लहजे को तल्ख होने से बचाया। अविरल को पूरा माजरा समझ आ गया था। तुम्हारे मम्मी पापा? माँ ने बाप से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली, तो बाप ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अपनी नई नई जिंदगियों में खुश है। और तुम्हें चाची के रहमो करम पर छोड़ दिया? चाची के नहीं, चाचा के। मेरे चाचा बहुत अच्छे इंसान थे। जब मम्मी पापा ने अपनी अलग अलग दुनिया बसाई तो चाचा ने मुझे अपनी गोद में छुपाया था, लेकिन अब वो भी नहीं रहे। चाचा की वसीयत है कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मुझे उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इसीलिए कामिनी देवी मुझे अपने पास रखने पर मजबूर है। काम भी करवाती होंगी? हाँ, घर के सारे काम, नौकरी भी। और खाना नहीं देती होंगी, है ना?
अविरल ने अंदाजा लगाया। देती हैं, मैं। वो अचानक गड़बड़ा गई, मगर ये भी सच था कि वो अक्सर बचा खुचा ही खाना खाती थी। सुबह होने से कुछ देर पहले सिग्नल वापस आ गए थे। दोनों के फोन की घंटियां लगातार बज रही थीं। अहाना ने अविरल को जगाने की कोशिश की, जो गहरी नींद में लग रहा था। सर, फोन के सिग्नल आ गए हैं। वो हड़बड़ाहट में उठ बैठा। उसने तुरंत फोन चेक किया। हाँ, मैंने मैसेज कर दिया है। मैं तुम्हें मैकेनिक के पास या कैब में भी छोड़ सकता हूँ। अविरल ऑनलाइन कैब बुक करने लगा। अहाना के चेहरे का रंग उड़ रहा था। टेंशन फिर से हावी हो गई थी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कामिनी देवी से बात कर लूंगा। उन्हें समझा दूंगा कि कैसे हालात पैदा हो गए थे, और वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। वैष्णवी जानती थी कि उसकी चाची उसे पूरे मोहल्ले में जरूर बदनाम कर देंगी। कुछ देर में ही कैब आ गई थी। घर के पास पहुंचते ही उसके हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे थे। प्लीज रिलैक्स, इतना क्यों डर रही हो? तुम्हारी चाची इंसान ही है ना? अविरल खुद उलझन में था। जैसे ही उसने गेट का कुंडा हटाया, सामने ही एक सांवली रंगत वाली भारी भरकम औरत यानी कामिनी देवी बैठी दिखाई दी। किधर मुंह काला करके सारी रात गायब रही है? इसके साथ ही 2-3 गालियां भी बक दी। तभी अंदर से तान्या यानी कामिनी देवी की बेटी आई, जो हैरान निगाहों से अविरल की ओर देख रही थी। आंटी, इसमें इसका कोई कसूर? अविरल ने कुछ समझाना चाहा। तुम चुप रहो। और तू बात सुन, आवारा, ये घर है, कोई बाजार नहीं। अब जिधर सारी रात इस मर्द के साथ आवारागर्दी करती रही है ना, तो जा, उधर जाकर ही मर। अरे तो कर लो ना तुम इस मासूमा शरीफजादी लड़की से शादी। ले जाओ इसे अपने साथ। अगर इतनी ही पवित्र है तो सारी रात मुंह काला करते रहे हो और अब आए हो इसकी सफाइयां देने। कुछ ही लम्हों में गेट से 2-3 और औरतें अंदर आ गई थीं। चाची, प्लीज इस तरह के इल्जाम मत लगाइए मुझ पर। अहाना बर्दाश्त की हद से गुजरकर कांपते लहजे में बोली। उस औरत की तेजी पर अविरल का मुक्का हवा में रुक गया। जब उन्होंने अहाना के बार पकड़ने की कोशिश की तो वो बेकाबू होकर आगे बढ़ा। छोड़िए, ये क्या कर रही हैं? ये कौन सा तरीका है? जानती भी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता है आप पर। वो एक झटके में अहाना को उस औरत की पकड़ से पीछे खींचता हुआ बोला था, जब वो बेख्तियार उसके सीने से आ टकराई। देख रही हो कैसे आशिक की बाहों में सबके सामने झूल रही है ये बेशर्म लड़की। अविरल ने समझा कि इन्हें इनके हाल पर छोड़कर जाना ही बेहतर है। अहाना घुटनों के बल बैठी रो रही थी और वो वहां से जाने लगा। क्यों जा रहे हो? ले जाओ इसे यहाँ से। क्यों ले जाऊं? मेरी क्या लगती है ये भला? मैं यहाँ इन्हें बस छोड़ने आया था, वो भी इंसानियत के नाते। मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसे अजीब और घटिया सोच के लोग रहते हैं। अविरल खामोश नजर अहाना पर डाली। उसका दिल उस लड़की पर बुरी तरह पिघल गया, मगर वो कर भी क्या सकता था? वो आगे ही बढ़ने वाला था कि एक आवाज ने उसके कदम रोक लिए। बेटा, भले इंसान लगते हो, मुझे तो लगता है तुम्हें भगवान ने इस मासूम के लिए कोई जरिया बनाकर भेजा है। वर्मा जी नाम की एक अधेड़ उम्र के शख्स ने उससे कहा। बहुत तंग है ये बच्ची यहाँ पर। जितना तुमने अभी अपनी आंखों से देखा है ना, ये तो कुछ भी नहीं। तुम्हारे जाने के बाद तो अभी इस पर और भी कहर टूटने वाले हैं। भगवान ने अगर तुम्हें हिम्मत दी कि तुम इसे इसके घर तक सही सलामत लेकर आओ, तो इसे अपने विवाह में लेकर अपने साथ भी ले जाओ। अविरल हैरान रह गया। उसने जल्दी से सरनामे हिलाया। नहीं अंकल, मैं पहले से शादीशुदा हूं। ये बहाना उसे बेहतर लगा था। तो क्या हुआ बेटा, तुम मालिक हो, दौलतमंद हो। इसे इस जालिम औरत के सहारे मत छोड़ो। सही कह रहे हैं वर्मा जी। बेटा, बच्ची का सहारा बन जाओ। हमने 2-3 बार रिश्ता मांगा इस बच्ची का, मगर इस औरत ने मना कर दिया कि काम तो यही करती है, रिश्ता कैसे दे दे। शादी करके ले जाओ इसे यहाँ से। जो खिलाओगे खा लेगी, जो पहनाओगे पहन लेगी। अविरल को अपना आप कमजोर पड़ता हुआ महसूस हो रहा था। क्या वो उसकी हालत को नजरअंदाज करके सुकून से आगे बढ़ पाएगा? उसकी नेचर ही ऐसी नहीं थी। क्या फर्क पड़ता है? शादी करके वो इसे इस नरक से निकाल तो सकता था ना। आगे उसके लिए कुछ अच्छा इंतजाम कर देता। जरूरी तो नहीं था कि उसे परमानेंट अपनी पत्नी बनाकर रखता। यही सोचते हुए उसने शादी के लिए अपना मन बना लिया। कुछ ही देर में अविरल उसी मोहल्ले के एक छोटे से मंदिर में मौजूद था। कामिनी देवी अब कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ झलक रही थी। उनकी बेटी तान्या बेचैन और नाखुश सी दिखाई दे रही थी। आप करते क्या हैं? कौन है और कहाँ रहते हैं? तान्या ने पूछा। अविरल सिंह नाम है मेरा, राजपूत इंडस्ट्रीज का चेयरमैन हूँ। एक पल के लिए तान्या का मुंह हैरत से खुला रह गया। उसकी माँ भी अब अपने हाव भाव छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो तो समझी थी कि कोई राहगीर है, लेकिन ये तो अविरल सिंह निकला।
शादी शुरू करो जल्दी, मुझे जाना है, उसने पंडित जी से कहा। आहाना एक पत्थर की मूरत की तरह बैठी थी, नजरें फर्श पर टिकी थीं और गाल पर आंसुओं की परत जमकर सूख चुकी थी। अविरल का नाम सुनते ही कामिनी देवी के चेहरे के तेवर बदल गए थे। जो कल तक उसे गालियां दे रही थी, अब वही मुस्कुराकर आसन बदल बदल कर बैठ रही थी। थोड़ी ही देर में विवाह संपन्न हुआ था। लेट्स गो। अविरल तुरंत उठकर खड़ा हुआ। बैठ जाओ बेटा, कुछ खा पी कर जाना। कामिनी देवी ने चेहरे पर ढेर सारा प्यार सजाते हुए कहा। नहीं, जरूरत नहीं है किसी चीज की। सामने रखा आना का बैग उठाकर वो बाहर निकलने लगा। वो दोनों गाड़ी में सवार हुए और गाड़ी उस मोहल्ले से निकलने लगी। आप शादीशुदा है? फिर आपने ऐसा क्यों किया? अपनी बीवी के साथ जब उन्हें पता चलेगा तो उनका क्या? आना के होंठ कांपे। एक तो तुम्हें वहां के नर्क से निकाल कर लाया हूं और ऊपर से तुम मुझे ही डांट रही हो। अभी हुई नहीं है शादी, लेकिन हाँ, होने वाली है। आहाना हैरान और परेशान थी कि आखिर ये सब मजरा क्या है। थोड़ी ही देर के बाद एक बड़ा सा गेट खोला गया तो गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो उसे अपने साथ अंदर लाया, जहां सामने हॉल में काफी लोग मौजूद थे। हेलो, मैं मीरा हूँ, अविरल भाई की छोटी बहन। एक लड़की आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाने लगी। और मैं इस निकम्मे और नालायक की नंदिनी भुआ। हाँ, तो निकम्मा ना बोलूं तो क्या बोलूं? ये क्या तरीका होता है भला अपनी शादी? अविरल बखलाहट भरे अंदाज में सफाई दे रहा था। नाम क्या है तुम्हारा? एक और अधेड़ उम्र की औरत सामने आई। मैं शालिनी, अविरल की छोटी चाची हूँ। मुस्कुराते हुए वो औरत कह रही थी। आहाना एकटक उसे देखे गई। चाची, चाची ऐसी भी होती हैं? इतना प्यार से बोलने वाली। और मैं अविरल का छोटा भाई विराट। भाई ने ग्रुप में मैसेज कर दिया था कि वो 2 घंटे में किसी से शादी करके उसे घर ला रहे हैं, और हमें तो लगा कि भाई प्रैंक कर रहे हैं। निशा नाम की लड़की विराट की तरफ देखती कह रही थी। तो फिर सहाना को तो जानती होगी ना तुम? अविरल की मंगेतर निशा ने राजदारी से कहा। एकदम आहाना के दिमाग में एक धमाका सा हुआ। सहाना? एकदम स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की जो ऑफिस की एचआर मैनेजर थी। मुझे तो लगता है तुमने भगवान ने हमारी जिंदगी में खुशियों का रास्ता बनाकर भेज दिया। जानती भी हो, वो सहाना भाई के पैसे पे मरती है और भाई उस पर। निशा ने मुंह बनाकर कहा। अविरल अपने दादाजी के साथ मंजर से गायब था। तुमने उस मासूम को बचाने के लिए जो ये जल्दबाजी में फैसला लिया है ना, क्या तुम्हें नहीं लगता? क्या तुम इंसाफ कर पाओगे? और मैं तुम्हें इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा कि तुम फिर सहाना के दबाव में आकर उसे छोड़ने की कोशिश करो। दादाजी गंभीर स्वर में बोले। दादाजी, ये शादी मैंने सिर्फ उस लड़की को बचाने की खातिर की है, जिंदगी भर साथ निभाने के लिए नहीं। मैं उसका कोई और इंतजाम कर दूंगा। सहाना के साथ ज्यादती नहीं करूंगा मैं। नहीं अविरल, ऐसा सहारा किस काम का जो सारी जिंदगी के लिए निशान छोड़ जाए? अगर सहारा देना ही था तो विवाह क्यों किया? ये उस लड़की के साथ नाइंसाफी होगी। तभी अविरल का फोन बज उठा। स्क्रीन पर सहाना का नाम था। हाँ सहाना, बोलो, वो कहते हुए कमरे से बाहर आया। सहाना ने उससे कहा कि वो चाहती है कि वे शादी तब तक टाल दें जब तक उसके बेटे जैन की कस्टडी पूरी तरह उसके हाथ में ना आ जाए, क्योंकि उसके पूर्व पति सौरभ को शक हो गया है कि वे शादी करने वाले हैं। अविरल उससे नाराज था क्योंकि सहाना उसकी गैर मौजूदगी में सौरभ से मिली थी। तो तुम छोड़ क्यों नहीं देती वो घर? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि या तो घर वालों के साथ रहो या मेरे वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। उसका लहजा सख्त हो गया था। वो मेरे बेटे का बाप है और मुझे जैन के लिए कुछ कड़वे घूंट भरने पड़ेंगे। सावधानी बेहतर है यार, सहाना ने समझाया। अविरल ने फोन बंद किया और देखा आहाना उसके कमरे से बाहर निकल रही थी। आपको इस कमरे में किसने भेजा? आपकी बहनों ने, उसने धीमे स्वर में जवाब दिया। मेरा रूम है ये। जी, मैं आपकी बीवी हूं तो यही सोचकर शायद उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। मुझे पता नहीं था कि आपका कमरा है। आप बता दीजिए कि मुझे कहाँ रहना है। दादाजी की बात याद आते ही उसने होंठ काटे। यहीं ठहर सकती हो, लेकिन मेरे कमरे में कैसे रहना है ये मैं डिसाइड करूंगा। अभी फिलहाल अंदर जाओ, कहकर वो आगे की ओर बढ़ जा। रात देर से अविरल घर लौटा। वो शराब के नशे में लग रहा था। उसने आहाना को अपने बिस्तर पर औंधे मुंह गहरी नींद में देखा। वो धीरे से बड़बड़ाया और फिर उसके पास बेड पर ही लेट गया। कुछ देर के बाद वो फोन पर सहाना से बात कर रहा था जब अचानक आहाना के करवट बदलने और अंगड़ाई लेने की हल्की सी आवाज आई। अविरल झटके से घबरा गया। अगली सुबह वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी जब अविरल की आंख खुली। इतनी सुबह सुबह ऑफिस जा रही हो? थोड़ा रुक जाओ, साथ में चलते हैं। नहीं, आपके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मुंजा मैडम। वो लीव पर है। लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मेरी शादी मुंजा से हो रही है? घर में बात हो रही थी तो सुन लिया था। कुछ दिनों बाद
ऑफिस से लौटते समय अविरल ने उसे पार्किंग में खड़ा देखा। सर, आप गए नहीं अभी तक? मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग खराब है। भलाई का कीड़ा काट गया है मुझे। अब चलोगी या नहीं? वो चिढ़कर बोला। मेरे दादाजी को ये बात पसंद नहीं आई कि मैंने तुमसे शादी ये सोचकर की है कि ये एक अस्थायी मदद होगी। वो पुराने विचारों के हैं, अविरल ने बताया। मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि आप शादी के लिए राजी हों। ऐसा अस्थायी सहारा मेरे लिए पूरी जिंदगी का नुकसान साबित होगा। वाह, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हें अपनी अनचाही बीवी बनाकर घर में रख लूं? वो उसकी बात पर नाराज हो गया। अविरल अपने कमरे में अकेला बैठा था कि उसके फोन पर एक अनजान नंबर से एक वीडियो आई। वीडियो में कोई और नहीं, सहाना थी, और वो भी सौरभ के साथ बेहद नजदीकी पलों में। वो हर पल हर एंगल ध्यान से देख रहा था। उसका खून खौल रहा था। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल बैक की। कौन हो तुम? सौरभ बोल रहा हूं। यकीनन वीडियो तुम्हें मिल गई है। दोस्त, मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि वो अब भी मुझसे प्यार करती है। तुम सिर्फ एक विकल्प हो उसके लिए। सौरभ ने साफ बताया कि सहाना ने ही उसे यकीन दिलाया है कि उसका अविरल से कोई रिश्ता नहीं है और वो शादी सिर्फ जेन की कस्टडी के लिए टाल रही है। अविरल ने सहाना को कॉल किया। तुम आखिरी बार सौरभ से कब मिली थी सहाना? और मिलने के दौरान क्या हुआ था? तुमने शादी कर ली ये जानने के बाद मैंने गुस्से में उसके जज्बातों को नहीं रोका विरल। तुम मेरी वफा का ख्याल करते हुए अपनी बीवी जो पूरे हक से मेरे रिश्ते में है उसे छुआ तक नहीं, और तुम इस बदले के लिए अपने पुराने पति के साथ इस तरह के रिश्ते में चली गई, और वो भी पहली बार में ही। मैं कैसे मान लूं? वो चीख उठा। मुझ पर मत चिल्लाओ, भाड़ में जाओ, अविरल ने भी गुस्से से कहा और फोन दीवार पर दे मारा। रात 12 बजे के बाद जब आहाना घर लौटी तो कमरे को खाली पाकर चैन से बिस्तर पर लेट गई। रात के न जाने किस पहर अविरल घर लौटा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। कमरे में दाखिल होते ही उसकी सांसें भारी हो गई। वो बिस्तर पर आ गिरा। पास में सोई आहाना के जिस्म से आती भीनी महक और चमेली की खुशबू उसके होश छीन रही थी। अगले ही पल आहाना करवट बदलकर उसके और करीब आ गई और वो कमजोर पड़ गया। उसने बड़ी नरमी से उस नाजुक से वजूद को अपनी आगोश में खींच लिया। क्या कर रहे हैं आप अविरल? आहाना बुरी तरह घबराई थी। क्या हुआ? क्या कर रहा हूं पता नहीं? पति अपनी पत्नी के साथ क्या करता है ये तो पता होगा ना तुम्हें। आप इस वक्त नशे में हैं। नहीं करूंगा, क्योंकि इतना भी नशे में नहीं हूं। अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। सहाना की बेवफाई का गुस्सा उसके दिमाग पर सवार था। जब वो उसके साथ बेवफाई कर रही थी तो वो अपनी जायज पत्नी से दूर क्यों रहता? अगले ही पल अविरल ने आहाना को अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया और उसके नर्म होठों पर झुक गया। उसने बड़ी शिद्दत से उसकी नर्म धड़कनों को पीने लगा। सुबह के पहले सवाल पर अविरल ने नींद भरी आंखों से उसे देखा। बीवी हूं मेरी, मेरा हक है तुम पर, और बिना तुम्हारी मर्जी के नहीं किया था। तुमसे पूछा था, तुमने इजाजत भी दी थी। तो आप अब मुझे अपनी बीवी मानते हैं? मानता हूं। कल रात के बाद से सिर्फ नैतिक नहीं, दिल से मानता हूं। कुछ देर बाद दादाजी से जाकर कह भी दूंगा कि रिसेप्शन का इंतजाम कर लें, और अब तुम्हें ऑफिस जाकर वो छोटी सी जॉब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। उसका ये ऐलान सुनते ही घर में जैसे जश्न का माहौल बन गया। बताओ क्या हुआ अचानक? क्या भाई को तुमसे प्यार हो गया? कौन सा जादू चलाया? निशा उसे शरारत से आंख मारते हुए बोल रही थी। अविरल ने आहाना को ए से लेकर जेड तक सारी कहानी उसके सामने रख दी। आहाना, मैं तुमसे अभी प्यार नहीं करता, लेकिन मुझे तुमसे लगाव है, क्योंकि तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। मुझे यकीन है आहाना, बहुत जल्द मैं तुमसे मोहब्बत भी करने लगूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम भी खुले दिल से हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लो। मैं तो पहले दिन से ही आपको अपना मान चुकी थी, वो धीमे से बोली। तो फिर तुम्हें ये तुम्हारा हस्बैंड कभी मायूस नहीं करेगा मैडम? अविरल ने सहाना को मैसेज भेजा। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से आज़ाद कर रहा हूँ। मैंने तुमसे बेवफाई करके अपनी बीवी से वफा निभाने का वादा कर लिया है। अपना ख्याल रखना और सौरभ के हाथों और खेल का हिस्सा मत बनना। तुम्हारी वीडियो उसके पास है। अब हम दोस्ती और मोहब्बत के रिश्ते से निकल चुके हैं। उसने नंबर डिलीट कर दिया। दिल भारी था, मगर नई शुरुआत करनी थी जो बहुत खूबसूरत थी, ये वो जानता था।